और जिस बच्चे के साथ आपका आई कांटेक्ट खत्म हो गया, तो आई कांटेक्ट खत्म हो गया इसका मतलब वो उस क्लास में है ही नहीं। अगर मैं और मेरी और बच्चे की, विद्यार्थी की, स्टूडेंट की नज़रें नहीं मिल रही है, तब तो फिर भले ही आप फिर ऑनलाइन ही पढ़ लीजिए। तो बच्चों को हमने मेंटली प्रिपेयर किया कि अब आप लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में सेंटर बनेंगे और वहाँ पर पंखा भी हो सकता है नहीं मिले, तो कोशिश करेंगे अपन कि 3 घंटे विदाउट फैन और 9 घंटे यानी पूरे 12 घंटे विदाउट एसी आपको रहना है, और इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा। लेकिन इंजीनियरिंग में, आईआईटीज़ में 2 ही चांस मिलेंगे, एक विद 12th और एक आफ्टर 12th। विद 12th वाला किसी बच्चे का अगर लैप्स हो गया, वो दे नहीं पाया, तो 2 नहीं मिलेंगे, फिर एक फिर ही एक ही मिलेगा। मिलेगा। आप लाइफ में 2 ही बार आईआईटी दे सकते हो, एक विद 12th और एक आफ्टर 12th। आजकल सर एक बात देखी जाती है कि पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। बच्चा तो अभी 10वीं पास किया, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। 10th में यदि बायो में 99 नंबर है, 99 नंबर है, और मैथ्स में 95 है, तो कहते हैं बायोलॉजी दिला दो, डॉक्टर बना दो। और ये रेशियो उल्टा हो, 99 या 100 मैथ्स में हो और 95 बायो में हो, उनको मैथ्स दिला दी जाती है। बच्चे को कुछ पता ही नहीं। तो उस परिस्थिति में वो कैसे चुनाव करें कि मैं क्या सब्जेक्ट लूं, या पेरेंट्स कैसे तय करें कि बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट दिलाएं? अच्छा, मैंने मेरे बच्चे को कोटा भेज दिया। अब बताया कोटा में 3 तरह का चलता है, ABC। अब मेरे बच्चे का एडमिशन उन्होंने C वाले में कर लिया। मुझे कैसे पता चलेगा कि वो A ग्रेड की क्लास में पढ़ रहा है कि C ग्रेड की क्लास में पढ़ रहा है? ये जो 11th-12th के साथ के जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इसमें 3 लोग तैयारी करते हैं, बच्चा, टीचर और फैमिली। फैमिली का पूरा सपोर्ट चाहिए, फैमिली पूरा वॉच केयर करे, उसको मोटिवेट करे, उस पे स्ट्रेस नहीं, उस पे प्रेशर नहीं बनाए, उसको मोटिवेट करे। छोटे बच्चे को हम पूछते हैं कि बेटा क्या करोगे? बड़े होके क्या बनोगे? तो अगर बच्चा ये बोल रहा है कि डॉक्टर बनूँगा, या बच्चा ये बोल रहा है इंजीनियर बनूँगा, तो इसका मतलब ये नहीं समझना है कि वो वास्तव में डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना चाह रहा है। इसका मतलब ये है कि वो पढ़ाई में कुछ करना चाह रहा है। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आते ही बच्चों से ज्यादा टेंशन घर वालों को होने लगती है। अब आगे क्या, कौन सा सब्जेक्ट सही रहेगा, कहाँ एडमिशन करवाएं, कौन सा प्रोफेशन बेहतर है, और यहीं से शुरू होता है सलाहों का सैलाब। कोई कहता है साइंस बायो, तो कोई साइंस मैथ्स का पक्ष लेता है, तो कोई कहता है कॉमर्स या आर्ट्स ज्यादा सेफ है। लेकिन असली सवाल यह है कि किस आधार पर विषय का चयन किया जाए, एक सही तरीका क्या हो सकता है, और आज के समय में इंस्टीट्यूट्स की क्या भूमिका होनी चाहिए। इन्हीं तमाम सवालों पर खुलकर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान सिंथेसिस के डायरेक्टर मनोज बजाज। तो आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं ब्रिज मोहन रामावत, टॉक विद BMR में आपका स्वागत है। मनोज सर, टॉक विद BMR में आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको बधाई कि इस बार नीट में आपने 32वीं रैंक दी है। वैसे इस बार एक सौभाग्य और बीकानेर संभाग का रहा कि ऑल इंडिया टॉपर भी हनुमानगढ़ का था, जी। और बीकानेर से रॉबिन मंडा ने 32वीं ऑल इंडिया रैंक नीट के अंदर अचीव की, जो कि काफ़ी लंबे समय बाद बीकानेर में ऑल इंडिया में अंडर 50 रैंक आई है। आपको उम्मीद थी कि निकलेगा ये? बिल्कुल, ये बच्चा 10th पास करके जांगलू से आया था, और जांगलू गांव का, वहाँ से 10th हिंदी मीडियम का बच्चा था, जी। और 11th में ठीक उसने धीरे-धीरे रिदम पकड़ी। लेकिन एक बार 11th का साल लगभग कंप्लीट होते-होते, लगभग 12th आते-आते इस बच्चे ने बहुत अच्छा रैंकिंग लाना, और हिंदी मीडियम में चूँकि सारा स्टडी मटेरियल और सारी टेस्ट सीरीज़ हिंदी मीडियम में इक्वली अवेलेबल थी, तो बच्चों को जनरली अब कोई दिक्कत आती नहीं है। कोई ज़माना था जब इंग्लिश मीडियम में ही ज़्यादा हुआ करता था। आजकल प्राय सभी इंस्टीट्यूट्स ने, सिंथेसिस नहीं बल्कि लगभग सभी अच्छे इंस्टीट्यूट्स ने इक्वली अपने दोनों मीडियम में स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज़ को वेल डेवलप कर लिया है। तो उससे बच्चे को बहुत बेनिफिट मिला, और फिर 12th के बाद अंडर एज था, वो 12th के साथ दे नहीं पाया। हालाँकि अगर वो अंडर एज नहीं होता तो विद 12th सिलेक्शन करता और उसमें भी अच्छी रैंक लाता, क्योंकि 12th में भी वो ऑलमोस्ट इंस्टीट्यूट में टॉप 3 में रहता था। लेकिन अंडर एज होने की वजह से 1 साल और देना पड़ा। थोड़ा-सा पेपर टफ आने की वजह से हल्का-सा एक एरर थोड़ी ज़्यादा हो ही जाती है। अदरवाइज़ हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये
अंडर 10 भी रह सकता है, अंडर 20, 30, अंडर 50 तो श्योर लग रहा था। बाकी तो क्या है, उस दिन का किस्मत का खेल भी होता है। जी। अगर आपके फेवर के 2 क्वेश्चन आ गए, तो अलग कहानी हो जाती है। सभी टीचर्स की उसमें पूरे सिंथेसिस के सिस्टम, क्योंकि 3 साल तक उसको हर सब्जेक्ट में भिन्न-भिन्न टीचर्स ने पढ़ाया, तो अच्छा था। और काफ़ी बढ़िया आज की तारीख में जो मैं ये मानता हूँ कि जो सिंथेसिस की टीचिंग टीम है और साथ में जो वातावरण है, वो नॉट एज़ ए डायरेक्टर ऑफ सिंथेसिस बट मुझे खुद एज़ ए एजुकेटर, एज़ ए शिक्षाविद ये लगता है कि अभी जो सिंथेसिस बीकानेर का जो माहौल है, उसमें ना इतनी कम संख्या है कि अच्छा कॉम्पिटिशन ना मिले और ना इतनी ज़्यादा संख्या है कि बच्चों पर प्रॉपर केयर ना की जा सके। तो अभी हम भगवान की दया से, ईश्वर की कृपा से एक ऐसी कंडीशन में है, जो एक ऑलमोस्ट आइडियल कंडीशन होती है कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की। लगभग 2000 विद्यार्थी, जिसमें हम प्रति बैच 100 से अधिक विद्यार्थी नहीं रखते। टारगेट बैच में 100 से 120 तक चले जाते हैं कई बार। 11-12 जिनको हम लोग फाउंडेशन बैचेस बोलते हैं, उसमें 80 बच्चे ही मैक्सिमम रखते हैं पर बैच। और 10th तक की जो प्री फाउंडेशन की कोचिंग होती है, उसमें 60 तक रखते हैं। तो ये जो आदर्श स्ट्रेंथ मानी जाती है अभी वर्तमान में कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी में, नीट और जेईई में। अब क्या होता है, कुछ संस्थानों में, जैसे जो मैं खुद एज़ ए डायरेक्टर भी ठीक नहीं मानता इसको, कि 200 बच्चे एक बैच में, 250, क्योंकि ये बच्चे ग्रेजुएट नहीं है, ये बच्चे 11th-12th कर रहे हैं या 12th पास्ड है। तो और हमारा ये मानना है कि अगर एक बार आप क्लास में बच्चों के साथ बैठे हो और जिस बच्चे के साथ आपका आई कॉन्टैक्ट खत्म हो गया, तो आई कॉन्टैक्ट खत्म हो गया इसका मतलब वो उस क्लास में है ही नहीं। अगर मैं और मेरी और बच्चे की, विद्यार्थी की, स्टूडेंट की नज़रें नहीं मिल रही है, तब तो फिर भले ही आप फिर ऑनलाइन ही पढ़ लीजिए, फिर उस क्लास में अच्छा, बैठने एक से क्लास में यदि 200 बच्चे होंगे तो आई कांटेक्ट तो संभव ही नहीं है। संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो मैंने देखा इसलिए कि आपने ये आइडियल स्ट्रेंथ रखी है। आइडियल के 100 रखते हैं, पर छोटा शहर है बीकानेर। हम्म, अपने जो अ, जैसे हम लोग किसी बैच में एडमिशन 100 तक बंद कर देते हैं, तो उसके बाद कुछ जानकार अप्रोच करते हैं कि सर ले लीजिए, इसी बैच में ले लीजिए। तो लगभग हम लोग कोशिश करते हैं कि 110 पर तो बिल्कुल डेडलाइन हो जाए, बट कई बार 120 तक चली जाती है। बट हम लोग कोशिश करते हैं, क्लासरूम ही हमने 120 स्ट्रेंथ के ही रखे हैं इसी वजह से। एक बड़ा क्लासरूम है, लेकिन वो सिर्फ केवल कभी-कभार हम यूज़ करते हैं या फिर टेस्ट सीरीज में यूज़ करते हैं। अच्छा, आपने कहा कि स्टडी मटेरियल बाइलिंगुअल है, तो हिंदी मीडियम वालों को भी ज़्यादा वो आता नहीं। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों को आप एक साथ कराते हो या दोनों की अलग-अलग क्लास अलग-अलग लगती है? बैचेस दोनों के अलग-अलग होते हैं। अच्छा। जैसे हिंदी मीडियम के अलग बैचेस बनते हैं, हुँ। इंग्लिश मीडियम के अलग बैचेस बनते हैं। हुँ। जो टेस्ट पेपर है वो तो लाइक नीट बाइलिंगुअल जाता है, जैसे हिंदी मीडियम वालों को 2 लैंग्वेज में मिलता है, इंग्लिश और हिंदी। नीट का पेपर तो आजकल बहुत सारी लैंग्वेजेज़ में आने लग गया। लगभग 17 से अधिक लैंग्वेज में नीट का पेपर आने लग गया है। जी। बंगाली में भी आता है, तमिल में भी आता है। तो अदर लैंग्वेजेस में 2 लैंग्वेजेस होती है, एक वोवेल लैंग्वेज, जैसे हिंदी है तो हिंदी, और इंग्लिश भी साथ में पैरेलल चलता है। इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए सिर्फ इंग्लिश मीडियम में आता है। तो सेम पैटर्न हमने अपना रखा है कि जैसे मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल दूँ आपको, कि हम लोग ये ट्राई करते हैं कि नीट का पूरा माहौल दे दें। जैसे नीट का पेपर जो होता है वो 2 बजे से 5 बजे तक होता है। मई के फर्स्ट संडे नीट फिक्स है, और 2 बजे से 5 बजे तक। हम लोग भी जो इंस्टीट्यूट में पेपर लेते हैं, वो 12th और टारगेट बैचेस, जो 12th के बाद वाले बैचेस हैं, उनका 2 से 5 ही लेते हैं। अच्छा, समय वही रखते हो? समय भी वही रखते हैं। वो दोपहर का ऐसा समय है कि थोड़ा लेज़ीनेस का, लेथार्जिक रहता है बच्चा, तो वो 2 बजे एकदम टेंटेटिव रहे, उसकी आदत पड़ जाती है 2 सालों के अंदर। तो ऐसी छोटी-छोटी सूक्ष्म बातों का ध्यान रखा जाता है। जैसे वहाँ ओएमआर स्कैनर से ओएमआर शीट चेक होगी, तो सेम सॉफ्टवेयर हमने बनवा रखा है। उसी तरह से सेम उसी सॉफ्टवेयर की तरह के ही सॉफ्टवेयर से ओएमआर स्कैनर से चेक होगा। मैन्युअली अगर बच्चे ने ओएमआर शीट में फिल अप गलत कर दिया, उसको ओएमआर स्कैनर रीड नहीं कर रहा, तो यहाँ भी रीड नहीं करेगा। कई बार बच्चे होते हैं, भावुक होते हैं कि सर देखिए हमने टिक तो किया है, तो आप प्लीज़ नंबर दे दीजिए। तो हम उस बच्चे के सामने क्या करते हैं कि ओएमआर स्कैनर में एक बार वापस डलवा देते हैं। टेस्ट सीरीज डिपार्टमेंट को बोला हुआ है कि स्टूडेंट कोई आए तो उसके सामने वापस एक बार स्कैन कर दो, कि बेटा जो ये स्कैनर पढ़ेगा, हमें कुछ नहीं दिख रहा, इस स्कैनर को जो दिखेगा वही दिखेगा। तो ये जो इतना एक बहुत ही, जिसे हम बोलते हैं प्रिसाइज़ वर्क किया जाता है। बच्चे को जैसे अभी इस साल एक बहुत एग्ज़ाम्पल से आप समझ जाएँगे कि अब अपने इंस्टीट्यूट में तो सब क्लासरूम एसी है, और
इस बार एक बहुत अच्छा काम किया भारत सरकार ने, एनटीए ने, कि नीट के अंदर प्राइवेट स्कूल्स को सेंटर नहीं बनाया, जिसकी वजह से बहुत धांधली हुई थी पिछली बार। तो प्राइवेट स्कूल्स को सेंटर नहीं बनाया, लेकिन अब गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो अपन जानते हैं कि एसीज़ बहुत कम जगह है ही नहीं। तो हमने क्या किया, जो सिंथेसिस की सेल्फ स्टडी है, सिंथेसिस की लाइब्रेरी है, उसमें मैंने 15 दिन पहले मैंने बच्चों को पहले मोटिवेट किया और फिर मैंने मैनेजमेंट टीम को ये ऑर्डर दिया, ये इंस्ट्रक्शन दिए कि आप अब लाइब्रेरी के अंदर सेल्फ स्टडी के अंदर एसी बंद कर दीजिए, ताकि 15 दिन बच्चा बिना एसी के, चाहे वो ग्रामीण तबके से आए तो भी वो सिंथेसिस में आने के बाद तो उनको एसी की लत लग गई। अब वो सेल्फ स्टडी में एसी में बैठे, क्लासरूम में एसी में बैठे, तो अचानक वो 3 घंटे इरिटेट होगा, उसको गर्मी ज़्यादा लगेगी। तो बच्चों को हमने मेंटली प्रिपेयर किया कि अब आप लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में सेंटर बनेंगे और वहाँ पर पंखा भी हो सकता है नहीं मिले, तो कोशिश करेंगे अपन कि 3 घंटे विदाउट फैन और 9 घंटे यानी पूरे 12 घंटे विदाउट एसी आपको रहना है। और इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा। जो बच्चे का इरिटेशन था वो 15 दिन में निकल गया और उसका एक हम बोलते हैं एक्लिमेटाइजेशन हो गया। उस वातावरण के अनुसार वो अनुकूलित हो गया। अच्छा, इस बार आपके यहाँ से सिलेक्शन कितने हुए? अभी चूँकि काउंसलिंग ऑनगोइंग है, हुँ, नीट की भी और जेईई की भी काउंसलिंग चल रही है, तो जी। फाइनल फिगर तो जेईई के भी अभी जब तक इसमें क्या होता है कि जैसे जेईई में तो 6 राउंड होते हैं, आईआईटी के अंदर 6 राउंड्स में सिलेक्शन होता है और इस तरह इसमें यहाँ 3 राउंड्स होते हैं। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, उसके बाद मॉप अप राउंड होगा और बाद में स्ट्रे राउंड होगा, जिसमें बची-खुची सीटें सारी भरी जाती है। तब जाके रियल फिगर आएगा, बट हम लोग लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस के बेस पर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 125 प्लस स्टूडेंट्स को, जो हमारे 12th और टारगेट के स्टूडेंट्स, टारगेट के हमारे 5 बैच थे, ड्रॉपर्स बैच, जिसके अंदर तकरीबन 500 विद्यार्थी थे, 500 से 550 के बीच। और इधर जो अपने 12th के बैचेस थे उसमें कुछ बच्चे अंडर एज हो जाते हैं, जैसे रोबिन भी लास्ट ईयर अंडर एज था, तो तकरीबन 300 बच्चे वहाँ से, तो 800 से 850 बच्चा बैठता है। उस 800 बच्चों में से हम एक उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग 125 से ऊपर बच्चों को गवर्नमेंट एमबीबीएस फ्री सीट्स मिल जाएगी। आनुपातिक रूप से तो बहुत बड़ा रेशियो है ये। हाँ, लगभग ये हमारा 15% से ऊपर ही रहता है बीकानेर का अपना हुँ, सिंथेसिस बीकानेर का रिजल्ट, जो कि काफ़ी अच्छा रेशियो है गवर्नमेंट फ्री सीट्स का। फिर उसके बाद गवर्नमेंट पेमेंट सीट्स भी है। फिर उसके बाद में प्राइवेट एमबीबीएस के अंदर भी जाते हैं बच्चे, गवर्नमेंट बीडीएस में भी जाते हैं, फिर गवर्नमेंट वेटनरी में जाते हैं। आजकल वेटनरी में भी फ्री सीट्स और पेमेंट सीट्स दोनों हो गई है गवर्नमेंट कॉलेज में। तो फिर गवर्नमेंट आयुर्वेदा है, फिर होम्योपैथिक है। तो इस तरह करके बच्चे तो लगभग हम ये मानते हैं कि 800 बच्चों में से 400 स्टूडेंट्स, इसके अलावा बीएससी है, मेडिकल की बात कर रहा हूँ मैं, बीएससी है, बी जी। फार्मा है, हुँ, पैरामेडिकल्स हैं, हुँ, बैचलर इन रेडियोथेरेपी है। आजकल एक नया कोर्स स्टार्ट हुआ है स्पीच एंड हियरिंग थेरेपिस्ट, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं उसी तरह से जो ये मूक बधिर बच्चे होते हैं, उनके लिए स्पीच एंड हियरिंग थेरेपिस्ट का कोर्स स्टार्ट हुआ है। तो इन सारे एलाइड कोर्सेज़, मेडिकल एलाइड कोर्सेज़ मिला के मेडिकल में लगभग हम ये मानते हैं कि 40 से 50% विद्यार्थी 12th के साथ या 12th के बाद सिंथेसिस के माध्यम से अपना करियर चुन लेते हैं, गवर्नमेंट एमबीबीएस से लेकर अन्य विषयों में। बहुत अच्छा अनुपात है ये। बहुत और जेईई उसमें क्या रहता है? जेईई के अंदर भी, जेईई में तो और ज़्यादा रहता है परसेंटेज, हुँ, क्योंकि जेईई में मेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर जो है वो काफ़ी कॉलेजेस हैं, आईआईटी कॉलेजेस, एनआईटी कॉलेजेस, ट्रिपल आईटी कॉलेजेस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की आईआईटीज़ हैं। जी। इसी तरह से एनआईईएलटीज़ बोलते हैं, जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इस तरह के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं सारे सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट्स हैं और बहुत ही अच्छे लेवल की इनके अंदर इंजीनियरिंग होती है। जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज है वो तो अलग हैं ही, इसके अलावा ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स और इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं, ये तकरीबन इंडिया में 100 के आसपास हैं। तो लगभग 50% बच्चा इनमें सेलेक्ट हो जाता है सिंथेसिस में। जैसे मान लीजिए हमारे पास 100 बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो उनमें से 50 बच्चे विद 12th। अच्छा, इंजीनियरिंग में क्या है, अंडर एज नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग में आईआईटीज़ में 2 ही चांस मिलेंगे, एक विद 12th और एक आफ्टर 12th। विद 12th वाला किसी बच्चे का अगर लैप्स हो गया, वो दे नहीं पाया, तो 2 नहीं मिलेंगे, फिर एक ही फिर 1 ही मिलेगा। मिलेगा। हुँ, आप लाइफ में 2 ही बार आईआईटी दे सकते हो, एक विद 12th और एक आफ्टर 12th। तो अगर आपने एक चांस छोड़ दिया, तो इसलिए आईआईटी वाले बच्चों को तो 11th-12th के साथ तैयारी
करनी ही पड़ती है, उनके पास तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और जो अपने NITs हैं जिनको हम JEE मेन बोलते हैं, JEE मेन के अंदर 3 चांस मिलते हैं, विद 12th एंड आफ्टर 12th 2 चांस, और JEE एडवांस जिसके थ्रू IITs में एडमिशन होता है उसके अंदर 2 चांस ही मिलते हैं, एक विद 12th और एक आफ्टर 12th। लेकिन सीट्स काफ़ी होने की वजह से, और JEE मेन 2 बार होता है साल में, एक बार जनवरी में होगा, एक बार अप्रैल में होगा, और JEE एडवांस जिससे IIT में सिलेक्शन होता है वो मई में होता है, मई लास्ट वीक में। तो कुल मिला के एक बच्चा इंजीनियरिंग वाला 3 एग्ज़ाम देता है, 2 बार JEE मेन, JEE एडवांस देता है, और उसके द्वारा उसके NITs या IIITs या IITs में सिलेक्शन होते हैं। तो उसका रेशियो 50%, गवर्नमेंट MBBS का हमारा 15 से 20%, मेडिकल अलाइड के अंदर मिला लें एग्रीकल्चर सहित तो लगभग 40 से 50% विद्यार्थी हर साल अपने करियर को चुन लेते हैं। आजकल सर एक बात देखी जाती है कि पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। बच्चा तो अभी 10वीं पास किया, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। 10th में यदि बायो में 99 नंबर है, 99 नंबर है, और मैथ्स में 95 है, तो कहते हैं बायोलॉजी दिला दो, डॉक्टर बना दो। और ये रेशियो उल्टा हो, 99 या 100 मैथ्स में हो और 95 बायो में हो, उनको मैथ्स दिला दी जाती है। बच्चे को कुछ पता ही नहीं। तो उस परिस्थिति में वो कैसे चुनाव करें कि मैं क्या सब्जेक्ट लूं, या पेरेंट्स कैसे तय करें कि बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट दिलाएं? मैं हमेशा गार्जियंस को, पेरेंट्स को कहता हूं कि अगर आप बच्चे को, छोटे बच्चे को हम पूछते हैं कि बेटा क्या करोगे, बड़े होके क्या बनोगे, तो अगर बच्चा ये बोल रहा है कि डॉक्टर बनूंगा, या बच्चा ये बोल रहा है इंजीनियर बनूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं समझना है कि वो वास्तव में डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना चाह रहा है। इसका मतलब ये है कि वो पढ़ाई में कुछ करना चाह रहा है, क्योंकि पढ़ाई के नाम पर उसने बचपन से सुने ये 2 ही शब्द हैं, इसलिए उसके मुंह से निकलता है। मैं पेरेंट्स को हमेशा कहता हूँ, आपका बच्चे को आप 7th 8th के बच्चे को पूछते हैं, अपन लोग भी किसी घर जाते हैं तो जाते पूछते हैं बेटा क्या बनोगे, क्या करोगे, तो वो बोलता है डॉक्टर बनूंगा, क्योंकि उसको एजुकेशन के नाम पर इतना ही पता है, उसकी नॉलेज इतनी है। मैं एज एन एजुकेटर इसको यूँ लेता हूँ कि बच्चा पढ़ाई में कुछ करना चाह रहा है, स्पोर्ट्स में नहीं जाना चाह रहा। अगर ये डॉक्टर इंजीनियरिंग का नाम ले रहा है, इट मीन्स ये एजुकेशन फील्ड में, प्रोफेशनल फील्ड में कुछ करना चाहता है। ये अभी इसको पता नहीं है, जब ये उसकी समझ बढ़ेगी, एजुकेशन बढ़ेगी, तब इसको पता चलेगा कि मुझे क्या करना है एक्चुअली। अगर कोई बच्चा कहता है कि मैं तो क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, मैं एथलीट बनना चाहता हूँ, मैं फला गेम, तो इसका मतलब वो स्पोर्ट्स में जाना चाह रहा है। तो डॉक्टर इंजीनियरिंग का मतलब ये नहीं लेना चाहिए कि बच्चा डॉक्टर इंजीनियर ही बनना चाह रहा है, उसको पता ही इतना ही है एजुकेशन के नाम पर। अब सब्जेक्ट को कैसे चुने, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चे के 100 आ गए मैथ्स के अंदर, और SST के अंदर उसके 80 आए। सब्जेक्ट एक पैरामीटर है, मार्क्स इज वन ऑफ द पैरामीटर। ये एक पैरामीटर तो है ही कि जिससे हमें पता चलता है कि हाँ इसमें तो इंटरेस्ट है ही इसका। लेकिन ये कतई नहीं सोचें कि जिसमें कम नंबर आए उसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हो सकता है उस सब्जेक्ट का टीचर अच्छा नहीं हो। मान लीजिए मेरी स्कूल में मैथ्स के टीचर मुझे बहुत अच्छे मिले, मेरा इंटरेस्ट SST में था, वहाँ मुझे अच्छे टीचर नहीं मिले, इसलिए मेरे मार्क्स नहीं आए वहाँ पर, क्योंकि मार्क्स तो बच्चे के साथ साथ टीचर पे भी डिपेंड करते हैं। अगर आपको कोई अच्छी तरह समझाएगा नहीं तो आप मार्क्स कैसे लाओगे। तो ये ज़रूर है कि मैथ्स में अच्छे मार्क्स आए हैं तो मैथ्स में इंटरेस्ट है, ये मैथ्स में कुछ कर सकता है। लेकिन साइंस में अच्छे मार्क्स नहीं आए, SST में अच्छे मार्क्स नहीं आए, इंग्लिश हिंदी में अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो हो सकता है कि टीचर एप्रोप्रिएट नहीं मिला। तो इसलिए एक तो मार्क्स को देखें एक आयाम के रूप में, त्रिआयामी चयन होना चाहिए, 3 डायमेंशनल सिलेक्शन होना चाहिए। तो अब ये एक आयाम हो गया कि साहब इसमें मैथ्स में अच्छे मार्क्स आए हैं तो मैथ्स ले सकता है, लेकिन इससे ये नहीं कतई निष्कर्ष निकालें कि SST नहीं ले सकता। दूसरा मैं बच्चों को कहता हूँ, मार्क्स के साथ साथ आप ये देखिए कि हाँ अगर SST का टीचर बहुत बढ़िया था, क्लास के सारे बच्चों के अच्छे मार्क्स आए लेकिन मेरे अच्छे नहीं आए, इसका मतलब मेरा SST में उतना इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा चीज़ क्या है कि मुझे प्रोफेशन कौन सा अच्छा लगता है। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि आप आंख बंद करके ये सोचो कि आपको कैसा जीवन जीना है। मेरी बिटिया के मेडिकल और IIT दोनों में सिलेक्शन हुआ, एक साथ हुआ, विद 12th हुआ। भयंकर कंफ्यूज हो, जब वो 8th 9th में थी, बेटा क्या करना है,
तो कहा पापा मुझे डॉक्टर बनना है और मुझे गूगल में वर्क करना है। अब बताइए, डॉक्टर बनना है और गूगल में वर्क करना है। तो मैंने कहा बेटा, मैं हंसता, मैं भी उसका पिता, तो मैंने कहा बेटा ये तभी संभव है जब गूगल हॉस्पिटल खोले। अगर गूगल हॉस्पिटल खोल देगा तो तेरा ये सपना पूरा हो जाएगा, डॉक्टर भी बनोगे और गूगल में भी काम काम कर लोगे। दूसरा चीज क्या है कि अब उसकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग, मैथ्स में हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स। वो कंफ्यूज्ड कि प्रोफेसर अच्छा लगता है मेडिकल साइंस। तो जब उसका सिलेक्शन हुआ तो मैं उसको आईआईटी दिल्ली भी दिखा के लाया, एम्स पटना भी दिखा के लाया, एम्स बठिंडा भी दिखा के लाया। उसको दोनों जीवन के बारे में बता दिया कि दोनों में ये जीवन है, दोनों के अंदर ये लाइफ है, अब तेरे को कौन सा जीवन जीना पसंद। क्योंकि देखिए, सब्जेक्ट तो आपके साथ रहेगा 4 साल या 5 साल या 6 साल या 7 साल, प्रोफेशन आपके साथ रहेगा पूरी जिंदगी भर। तो अब मुझे कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता, ठीक बात है, वो सब्जेक्ट उसमें अगर काम आएगा, तो मुझे अगर प्रोफेशन अच्छा लगता है तो मैं वो सब्जेक्ट पढ़ूंगा ही। एक लॉयर को लॉ की बुक्स पढ़नी पड़ेगी, अगर उसको लॉ का जीवन जीना है, एक लॉयर का जीवन जीना है ना, एक जुडिशरी सिस्टम का पार्ट बनना है, तो उसको लॉ की बुक्स तो पढ़नी पड़ेगी। तो बच्चे को ये सोचना चाहिए, पेरेंट्स को ये गाइड करना चाहिए, और इसमें बहुत अच्छे-अच्छे काउंसलर की मदद भी ली जा सकती है। अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ऐसे एप्टीट्यूड टेस्ट आ गए हैं। सिंथेसिस भी इस तरह के एप्टीट्यूड टेस्ट कंडक्ट करवा रहा है, जिससे बच्चे की अभिरुचि की परख हो। अभिरुचि परख परीक्षा, जिसके अंदर हम एक साइंटिफिक मेथड से बच्चे की अभिरुचि की परख कर सकते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो, उसमें हम खाली सब्जेक्ट के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, हम उन प्रोफेशन से संबंधित क्वेश्चन भी पूछते हैं, उसके अंदर स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन भी पूछते हैं, जिससे कि उस बच्चे का असली इंटरेस्ट निकल करके सामने आए। बहुत कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं कि भाई किस तरह से आप, अगर आपको एक इस तरह कोई अलग-अलग कंडीशंस देते हैं उसको, तो उससे पता चल जाता है कि ये बच्चा जो है वो एजुकेशन में किस फील्ड में जाना चाह रहा है, स्पोर्ट्स में जाना चाह रहा है। तो प्रोफेशनल आपको कौन-सा अट्रैक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग रास्ता तो मिल जाएगा, सब्जेक्ट तो 3-4 साल पढ़ने पड़ेंगे। दूसरा, मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में अच्छे आ रहे हैं, और अभिरुचि की परख की कोई अगर टेक्नीक हमारे पास हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो हम अलग-अलग तरह से इसको पता लगा सकते हैं। जैसे बच्चे से पूछा जाए कि उसको कौन-सा सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता है, भले ही नंबर कम आए हो। तो प्रोफ़ेशन कौन-सा अच्छा लगता है, सब्जेक्ट कौन-सा अच्छा है, उसके बेस पर निर्णय लेवे। अब कोई बच्चा अगर मान लीजिए बनना चाहता है और उसकी उसकी स्किल उसके अंदर है कि नहीं है, वो तो जब वो जाएगा, मैदान में उतरेगा तभी पता चलेगा, और उसे अपनी अभिरुचि के अनुसार फ़ील्ड लेने का मौका देना चाहिए। मेरे मान लीजिए, मेरा एक मित्र था जो कि डॉक्टर बनना चाहता था, उसने ट्राई की, बन नहीं पाया, तो जो उसने मेडिकल की तैयारी की, उसका उसको आगे जाके यूज़ बेनिफिट मिला लाइफ़ में। कई बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा, मेरा तो मानना है ज़्यादा होता है कि आदमी एक बार एंट्री किसी कारण से लेता है किसी फ़ील्ड के अंदर। मैं खुद का एग्ज़ाम्पल दूँ, अपने समय में ये कंडीशन थी कि अगर आप फर्स्ट डिविज़नर हो, तो साइंस लीजिए। फर्स्ट डिवीज़न ही बहुत बड़ी बात होती थी। और उससे नीचे हो तो उससे कॉमर्स लो, नीचे हैं, तो अगर आप बिज़नेसमैन फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं तो कॉमर्स कॉमर्स, ले लीजिए। अगर अदरवाइज आप आर्ट्स। फार्मर कृषक परिवार से हो या किसी अन्य सर्विस क्लास फैमिली से हो, तो आप उस सर्विस के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट लेना वो ले लीजिए, आर्ट्स ले लीजिए। मैं पूरी मेरी स्कूल के अंदर टॉप 5 के अंदर रहा। 10th में 10 सेक्शन थे, 600 बच्चे थे, उनमें मैं टॉप 5 में रहा, तो ऑब्वियसली साइंस लेना था। 12th के फाइनल महीनों में, 3-4 महीनों में, और 12th के बाद जब मैंने मेडिकल के लिए ड्रॉप किया और सेलेक्ट हुआ बाद में 239वीं रैंक लाकर राजस्थान में, तब जाके मुझे पता चला कि मेरे को टीचिंग प्रोफ़ेशन पसंद है। और बहुत बोल्ड डिसीज़न मैंने लिया उस समय लाइफ़ में। फैमिली के भी थोड़ा अगेंस्ट जाना पड़ा। पिताजी को भी बहुत मुश्किल से मैं कन्विंस कर पाया। तो क्योंकि लेकिन मुझे पता चला, जब मैं पढ़ा खूब, तब मुझे पता चला कि मुझे मेरा जो मेन फ़ील्ड है वो मेडिकल नहीं है, मेरा पैशन है टीचिंग। अच्छा, फिर आपने एमबीबीएस नहीं की, छोड़ दिया? क्योंकि एमबीबीएस काम नहीं आती उस टीचिंग में, मुझे पढ़ानी थी केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए तो मुझे बीएससी, एमएससी केमिस्ट्री की जो पढ़ाई मैं करूँगा, तब मेरे बच्चों को मैं केमिस्ट्री में ज़्यादा, अगर मैं जूलॉजी पढ़ूँ, अगर मैं ह्यूमन साइंस पढ़ूँ, ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, तो वहाँ मेरी केमिस्ट्री में कहाँ काम आएगी। तो मैंने अपने दिल की सुनी,
मैंने कहा कि भी अपने को टीचिंग करनी है, केमिस्ट्री टीचिंग करनी है। ये भी मुझे क्लियर हो गया था कि केमिस्ट्री टीचिंग करना है। तो 239वीं रैंक ला कर, अच्छा वो साहस भी शिक्षा से मिलता है। मैं एजुकेशन का जो सबसे बड़ा बेनिफिट मानता हूँ, सब पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि सबसे पहले आप में निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है, साहस आ जाता है। आपको आपका इंटरेस्ट पता चलता है पढ़ाई से। तो आप साइंस लीजिए, आप मेडिकल की ट्राई कीजिए, सर्च करते, 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 करते कट फोड़वा प्रवृत्ति जो होती है, ठक-ठक करते, करते ही मिलेगा हमारा। तो हमें पता चलेगा कि अच्छा नहीं, एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट यहाँ नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है, आप साइंस नहीं, साइंस से तो आप कॉमर्स में भी जा सकते हैं, साइंस से आप आर्ट्स में भी जा सकते हैं। अगर मैं 11th-12th साइंस पास हूँ, तो मैं तो बीए भी कर सकता हूँ, बीकॉम भी कर सकता हूँ, बीएससी भी कर सकता हूँ। सारे ऑप्शन खुले हैं। सारे ऑप्शन खुले हम्म। और पता चलेगा पढ़ने से कि इंटरेस्ट असली कहाँ है। पढ़े बिना तो कैसे पता चलेगा? खाली बोलने से, और या प्रोफ़ेशन पहले से हो कि इस प्रोफ़ेशन में ही जाना है। प्रोफ़ेशन, आपकी पसंद का प्रोफ़ेशन आपको ढूँढना होगा। अच्छा, आजकल कंपटीशन बहुत हो गया। जैसे आपने कहा फाउंडेशन कोर्स 11th से शुरू हो जाता है। बहुत सारे बच्चे 11th से तैयारी शुरू कर देते हैं और यहाँ तक कई बच्चे तो 8th 9th से 10th से शुरू कर देते हैं कि मुझे आईआईटी करनी है या मुझे नीट करना है। तो वास्तव में वो तैयारी कब से शुरू करें? एक देखिए, सामान्य आदमी, उसको तो पता ही नहीं कौन सा फाउंडेशन कोर्स होता है, क्या होता है। गाँव में रहने वाला है, वो तो गाँव में पढ़ता है। फिर कोई कहता है कि बायोलॉजी ले लो, तो फिर 12th कर ली। उसके बाद देखता है कि अरे मुझे भी नीट करना है, और जबकि बच्चे उससे बहुत आगे निकल जाते हैं। बिल्कुल। मतलब गाँव में ये एक बड़ी समस्या आ रही है, तहसील स्तर और उससे नीचे स्तर पे मैंने देखा है हुँ, कि बच्चा 12th के बाद आज भी इस टेक्नोलॉजी के युग में, इस कॉम्पिटिशन का इंटरनेट की युग। दुनिया में हुँ, और इस कंपटीशन की दुनिया में बच्चा 12th के बाद ये सोच रहा है कि अब मैं मेडिकल साइंस करूं, और घर वाले भी हिम्मत कर पाते हैं कि चलो 12th में साइंस में इसके 90 बने, तो अब इसको कहीं अच्छी जगह भेज करके मेडिकल की तैयारी करवाई जाए। देखिए, आप, कंपटीशन इतना टफ है कि 11 से तो आपको स्टार्ट करना ही पड़ेगा। 11th-12th में आपने जो सब्जेक्ट चुना है, कॉमर्स लिया, तो आप सीए, सीएस फाउंडेशन या एमबीए, बीबीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, सीयूईटी देंगे। आप चाहेंगे कि आप अच्छी कॉलेज से बीबीए करें। अगर आप आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, तो आप 12th के बाद बहुत सारे कॉम्पिटिशन देने के लिए होंगे। आप पर्टिकुलर डीयू में एडमिशन लेना है आपको, जिससे कि आप बीए के साथ-साथ वहाँ पर आईएएस की, यूपीएससी की तैयारी भी कर पाएँ। तो इसलिए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले। उसके लिए आपको सीयूईटी देना पड़ेगा। तो कंपटीशन तो 12th के बाद अब हर विद्यार्थी को देना होगा, कॉलेज में दाखिले के लिए भी, किसी कोर्स में दाखिले के लिए भी और किसी प्रोफ़ेशन में दाखिले के लिए भी। तो कंपटीशन की तैयारी को ध्यान में रखते हुए इस विषय का चुनाव करें और वो तैयारी 11 से स्टार्ट कर दें। वरना आपको वही 11th-12th का कोर्स केवल 12th के बाद अपना करियर का इतना महत्वपूर्ण समय खराब करते हुए आप ग्रेजुएशन भी जॉइन नहीं करोगे और आप 12th के बाद ड्रॉप करोगे, जिसे हम ड्रॉप बोलते हैं। हुँ। तो आप अपना एक महत्वपूर्ण साल ड्रॉप कर रहे हो। आप 12th पास ही हो, जबकि आप 12th तो लास्ट ईयर कर चुके हो। अब आप ग्रेजुएशन स्टार्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको नॉर्मल बीए, बीकॉम, बीएससी करना नहीं है। आपको पर्टिकुलर किसी प्रोफ़ेशन में एमबीबीएस करना है या बीटेक करना है या बीई करना है, या आपको पर्टिकुलर किसी यूनिवर्सिटी से ही बीए करना है और वहाँ आपको एडमिशन विद 12th मिल नहीं रहा है, क्योंकि कॉम्पिटिशन हो गया। अभी अब 100 सीटें हैं, देने वाले हज़ार हैं, चाहने वाले हज़ार हैं, तो सरकार को शिक्षा जो पद्धति है उसको कोई न कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा सिलेक्शन का, फेयर सिलेक्शन का, और वो फेयर सिलेक्शन का रास्ता है प्रतियोगी परीक्षाएँ। तो प्रतियोगी परीक्षाएँ 2 प्रकार की होती है, किसी प्रोफ़ेशन में जाने हेतु और किसी कोर्स में दाखिले हेतु। तो प्रतियोगी परीक्षाओं से तो आपको गुज़रना ही पड़ेगा, तो इसलिए आपको 11 तो लास्ट ऑप्शन है। 11 से तो तैयारी करनी ही है। और जो 8वीं 9वीं से शुरू कर रहे हैं? अब कई बच्चे होते हैं जिनको पहले से पता होता है, क्योंकि शहरों में पढ़ रहे हैं, अच्छी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हुँ। चाहे वो गाँव के स्तर पे पढ़ रहे हैं, उनके तो पेरेंट्स भी बड़े जागरूक होते पेरेंट्स हैं। जागरूक होते हैं, हुँ, टीचर्स अच्छे मिल जाते हैं, वो हुँ, बता देते हैं पहले से 8, 9, 10 से कि बेटा आपको इस तरह से ये करना है, तो उसको पता है कि मुझे साइंस तो लेना ही है और मुझे मेडिकल इंजीनियरिंग में से कुछ न कुछ तो फाइट करना ही है। तो जब मुझे कुछ फाइट करना ही है अच्छा, तो क्यों ना मैं 8, 9, 10 से ही साइंस, मैथ्स, एसएसटी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लूँ, ताकि आगे भविष्य में जाके मैं कुछ भी लूँ, तो मेरा सब्जेक्ट तो बहुत स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। तो वो बच्चे फिर 8, 9, 10 से स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है कि मुझे कंपटीशन एजुकेशन में कुछ करना है, चाहे साइंस का कोई बात नहीं है, तो आपको 9th से बहुत अच्छी तैयारी एकेडमिक की और
नॉट ओनली साइंस और मैथ्स, साइंस, मैथ्स और एसएसटी, बाकी 3 तो लैंग्वेज है। जी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये लैंग्वेज है। लैंग्वेज स्किल आप जिस लैंग्वेज में ऑप्ट करोगे वो हो ही जाएगी। ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, मैथ्स के अंदर कॉमर्स 9th-10th में तो कॉमर्स की मैथ्स भी आती है और साइंस वाली मैथ्स भी आती है। तो आप कॉमर्स के भी बहुत एक्सपर्ट बन जाओगे अगर ये 3 सब्जेक्ट आपने बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिए तो। तो इसलिए वो ये तीनों सब्जेक्ट के एक्सपर्ट लोगों से पढ़ना चाहिए, जिसको हम कोचिंग कोचिंग का मतलब हो गया कि आप एक्सपर्ट व्यक्ति से पढ़ रहे हो। कोचिंग में आप साइंस एक व्यक्ति से नहीं पढ़ रहे हो, साइंस के 3 पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों अलग-अलग एक्सपर्ट व्यक्ति आके पढ़ा रहे हैं। मैथ्स के 2 एक्सपर्ट पार्ट है, 2 अलग-अलग टीचर आके पढ़ा रहे हैं। तो उसको एक्सपर्ट एकेडमिक्स को कोचिंग नाम दे दिया अपन ने, एक सामान्य भाषा में हम बात करें तो। जी, तो चाहे वो स्कूल टीचर हो, चाहे वो कोचिंग के टीचर्स हों, आप अच्छी जगह से 8, 9, 10th करें। अगर आपको आगे फ्यूचर में एकेडमिक्स में जाना है, किसी प्रोफेशनल एजुकेशनल प्रोफेशन में जाना है तो। अच्छा, एक बात और देखी जाती है, बच्चा यहाँ से बाहर जाता है पढ़ने के लिए, सिक्कर जाता है, कोटा जाता है। कोटा को राजस्थान की शिक्षा नगरी कहते हैं, बिल्कुल। बीकानेर को अब तक नहीं कहते। जयपुर जाता है। मेरा सवाल ये है कि ये बच्चे जाते तो बीकानेर से ही है, हाँ। गंगानगर से जाते होंगे, हनुमानगढ़ से जाते होंगे, ऐसे जाते हैं। आपके पास या बीकानेर में पढ़ने वाले बच्चे मुझे लगता है 10% रहते हैं और 90% बाहर जाते हैं। ऐसा क्यों है? मतलब आपको परसेंटेज भी मैं मानूँगा कि जैसे बीकानेर में अगर प्रॉपर बीकानेर का बच्चा है, हुँ, तो 90% यहीं रह रहा है अच्छा। और 10% बाहर जा रहा है, हुँ, भिन्न-भिन्न कारणों की वजह से। अगर ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा है, नोखा का बच्चा है, डूंगरगढ़ का बच्चा है, कोलायत का है, बीकानेर के जो तहसील हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ का 50% बच्चा बीकानेर आ रहा है, 50% सीकर जा रहा है। या उनमें से 50 में से 40 सीकर जा रहा है, 10% जयपुर या कोटा जा रहा है। जी, इंजीनियरिंग का है तो थोड़ा-सा कोटा और का ज़्यादा प्रेफ़र करता है, मेडिकल है तो अब मेडिकल में से कोटा जाना लगभग बंद सा हो गया है। अगर बीकानेर छोड़ के जाता है या तो बीकानेर आ रहा है 50% बच्चा, 50% बच्चा जो है वो आज के टाइम में या लेस देन 50 मान लीजिए 40% बच्चा सीकर जा रहा है मेनली। कुछ एक बच्चे जयपुर जा रहे हैं। इंजीनियरिंग के बच्चे जयपुर जा रहे हैं, कोटा जा रहे हैं, सीकर जा रहे हैं, मेडिकल का बच्चा सीकर जा रहा है। ये मतलब मैं आपको बताऊँ कि पूर्णतः अनावश्यक है। आज जो बीकानेर का जो सिस्टम है वो इतना एक आदर्श सिस्टम है जहाँ इतनी जिसमें कोटा 2000 सन 2000 में था। जब कोटा 1997 से 2002 तक जब कोटा का पीक बना, उस कंडीशन में सीकर का जो 2010 से 15 के बीच जो कंडीशन थी, वो आइडियल कंडीशन आज बीकानेर में है। अच्छा। हुँ, अच्छा, जिसकी उसका एग्ज़ाम्पल रोबिन है रॉबिन है, या और भी बच्चे खूब सारे हैं? मतलब आप देखिए कि हम लोग जैसे पर बैच 100 बच्चों से ऊपर नहीं लेते, हुँ, 80 बच्चों से ऊपर फाउंडेशन में लेते, जबकि वहाँ 200 250 कभी वहाँ भी वही 100 बच्चे हुआ करते थे। और उनका जो रिज़ल्ट जिस चीज़ का वो लोग आज भी कर रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं, वो उस समय के रिज़ल्ट्स इनके बने जब उन्होंने मीडियोकर बच्चों से रिज़ल्ट निकाले। अब तो क्या होता है जब भीड़ होती है तो आपके पास टॉप के ऐसे 100 बच्चे भी पहुँच जाते हैं जिनमें से 30-40 टॉप रैंक आपकी आ जाती है। लेकिन जो असली रिज़ल्ट होता है जब आप एक ग्रामीण तबके से आए मध्यम दर्जे के बच्चे को 90, 91, 92, 93% वाले बच्चे को आप देश के टॉप 50 में, टॉप 30 में लाते हो, वो आपका असली रिज़ल्ट प्रोड्यूस करना है। अगर मान लीजिए बच्चा 98% वाला है, 99 परसेंटेज वाला बच्चा है, वो ऑलरेडी टॉपर है और वो आपको ऑप्ट कर रहा है और आपका रिज़ल्ट रह रहा है। तो वो जो कोटा 1997 से 2002 के बीच स्थिति में था, सीकर 2010 से 2015 की जो आदर्श स्थिति में था, ईश्वर कृपा से, भगवान की दया से बीकानेर आज उस स्थिति में है। क्या दो बात है। आफ्टर कोरोना हुँ, 2022-23 से लेकर के आज तक का जो समय है, ये गोल्डन पीरियड चल रहा है और ऐसे पीरियड की वजह से ही फिर कोई क्षेत्र, जैसा आपने बताया कि कोटा शिक्षा नगरी है, सीकर भी अब शिक्षा नगरी का दर्जा ले चुका है और कोटा को सीरियस कॉम्पिटिशन दे रहा है। आप आज ये आपके इंटरव्यू के माध्यम से आप ये याद रखिएगा कि 3 से 4 साल में बीकानेर इस स्थिति को प्राप्त करने वाला है। क्या बात है। जैसे बादल गरजने से पहले जो उमस होती है हुँ, और जो हवा के अंदर जो नमी होती है, हवा में जो ठहराव होता है उससे हमें पता चल जाता है कि बारिश होने वाली है। इसी तरह से इन परिस्थितियों से पता चल जाता है कि अब ये क्षेत्र जो है वो अच्छा रिज़ल्ट प्रोड्यूस करेगा क्योंकि नेचर ने, प्रकृति ने उसको वो आदर्श परिस्थितियाँ दे दी है। तो ये मैं मान लूँ कि 3 से 4 साल बाद में बीकानेर को भी
शिक्षा नगरी कहेंगे। शिक्षा नगरी कहेंगे। बस मैं बीकानेर के सिंथेसिस के डायरेक्टर होते के नाते साथ-साथ में जो अपने जितने भी साथी इंस्टीट्यूट्स हैं, जी। अगर वो इस इंटरव्यू को देखेंगे आपके, तो मैं उनको कहना चाहूँगा, बस हमें ध्यान ये रखना है कि हमें गुणवत्ता को संख्या बल के आगे झुकने नहीं देना है। जैसे-जैसे संख्या बढ़े, बैच 100 से 120 के ही रहने चाहिए, 200 से 250 के नहीं होने चाहिए। बैच 11-12 में 80 के ही होने चाहिए, 60 टू 80 स्टूडेंट्स के ही होने चाहिए। हमारे सामने असली चैलेंज तब होगा, कोटा पीक पे गया, डाउन आया। सीकर पीक पे है आज के टाइम में, लेकिन जो परिस्थितियाँ वहाँ की देख रहे हैं, ये भी पता चलने लग जाता है कि अपराइज़ कब आने वाला है, और ये भी पता चलने लग जाता है कि डाउनफॉल कब आने वाला है। जो लोग उस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, वो ये चीज़ पहले से परख लेते हैं। ये जो 200 से 250 प्रति बैच विद्यार्थी रखना, 200 से 250 विद्यार्थी प्रति बैच रखना, ये डाउनफॉल की पहली शुरुआत होती है। आप 10,000 बच्चे नहीं, 10 लाख बच्चे पढ़ाइए, लेकिन आप उसी अनुपात में टीचर रखिए। आज हार्वर्ड और जो विश्वविद्यालय हैं, उनका तो पूरे विश्व में नाम है। वो तो अपनी स्ट्रेंथ को नहीं डाइल्यूट होने देते। वो अपनी गुणवत्ता के हिसाब से 100 सीट है, जो यूनिवर्सिटीज़ ने, बड़ी-बड़ी अच्छी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ने सीटें फिक्स कर रखी है, वो गुणवत्ता के लिए है। तभी उनका आज भी नाम है। आज भी नाम और है, कब से नाम चला आ रहा है। चला रहा है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट भी तो ये कर सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी है कि हमारे पास 10,000 आ गया तो 10,000 लेना ही ज़रूरी है। और चाहे हम किसी भी तरीके से कैसी व्यवस्था दे करके भीड़ आई, उस भीड़ को हमें रोकना ज़रूरी है। आप अपनी क्वालिटी पे वर्क करें। सिंथेसिस अपनी स्ट्रेंथ को 2,000 पर रोके हुए, हम 5 बैच से ज़्यादा बैच बनाते नहीं। हमें पता है कि हमें इसी साल इतने ही बैच लेने हैं, प्रति बैच इतना ही। तो देखिए, जीवन जीने के अपने-अपने तरीके हैं। कोई संख्या बल से खुश है और कोई गुणवत्ता से खुश है। हमारा जीवन जीने का तरीका क्वालिटी वाला है, सीकर और कोटा का क्वांटिटी वाला है। अच्छा, आपने कहा कि मेरे 15 से 20% सरकारी कॉलेज में एडमिशन होते हैं एमबीबीएस में। मतलब इसी प्रकार से अनुपात कोटा और सीकर का क्या रहता है? देखिए, संख्या बल बढ़ने से गुणवत्ता घट रही है। 200 से 250 विद्यार्थी प्रति बैच रखने की वजह से वो पर स्टूडेंट उतना केयर नहीं दे पाते, जितना टीचर्स वहाँ भी है, अच्छे टीचर्स हैं। जैसे आपने सुना होगा, प्राय कोटा और सीकर के अंदर की साहब फला-फला इंस्टीट्यूट में ये टॉप 5 तो ए ग्रेड के बैच हैं। हाँ। अब ये मुझे एक शिक्षाविद होने के नाते इस बात से सख्त ऐतराज़ है कि टॉप 5 तो ए ग्रेड के बैच है, बाकी 50 बैच जो है वो बी ग्रेड के हैं। इन टॉप 5 से रिजल्ट आता है, बाकी 50 खाली पैसा देने के लिए वहाँ जा रहे हैं। तो ये कैसा शिक्षण संस्थान है जो कि खुद ही तैयारी में ही ग्रेडिंग कर रहा है? तो ये तो व्यापार हो गया एक तरह का। भई ये आप सोचिए, एक शिक्षाविद होने के नाते, मैं तो एक बिज़नेसमैन फैमिली का बच्चा था, मेडिकल साइंस लेकर के साइंस में घुसा था और शिक्षा के क्षेत्र में मैं आ गया। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि एक एजुकेटर ये कैसे सोच सकता है कि मेरे बच्चे को मैं 3 ग्रेड की तैयारी करवाऊँगा। जो ए ग्रेड का टॉपर है वो बच्चा, अलग बी ग्रेड करेंगे। का बच्चा, सी ग्रेड का बच्चा, इसको मैं, हाँ ठीक है, बच्चे के अनुसार हम, लेकिन हम टीचर क्यों अलग-अलग भेजें? सिंथेसिस में भी हम 5 बैच हैं। एक में फ्रेशर बच्चा बैठता है, एक में रिपीटर बच्चा बैठता है, क्योंकि रिपीटर बच्चे की आवश्यकता अलग होती है। बच्चे की ग्रेडिंग हम उस तरह से कर सकते हैं, लेकिन फ्रेशर बैच को जो टीचर पढ़ाए, टॉप ग्रेड को भी, वही रिपीटर को भी पढ़ाएगा। वही टीचर पढ़ाए। हम्म। शिक्षक क्यों भेदभाव करेगा कि ये शिक्षक तो इन्हीं को पढ़ाएँगे और ये शिक्षक इनको नहीं पढ़ाएँगे? बच्चों की योग्यता के हिसाब से आप उनकी ग्रेडिंग कीजिए ताकि उनको बहुत अच्छा लगे। मीडियोकर बच्चे को मीडियम एग्ज़ाम्पल करवाते हुए ऊपर तक ले जाएँगे तो अच्छा लगेगा। जो टॉपर्स बैच है उनको टॉपर्स सीधे टॉप के एग्ज़ाम्पल करवाएँगे तो अच्छा लगेगा, ईज़ी एग्ज़ाम्पल में बोर होने लग जाएँगे। लेकिन शिक्षक वही होना चाहिए। तो आपने अभी कहा 3 ग्रेड होते हैं, ए, बी और सी। ए से रिजल्ट आता है, बी से थोड़ा बहुत आ जाता होगा, फिर सी से तो कुछ नहीं आता। सी को मतलब वो लोग मतलब देखिए, कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट है, मैं, वो मेरे साथी इंस्टीट्यूट्स हैं सारे के सारे, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उनके विपक्ष में नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन फिर भी ये एक वास्तव में कटु सत्य है कि कहीं न कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट भीड़ को देख कर के थोड़े कॉमर्शियलाइज़ हो जाते हैं, जो कि शिक्षा जगत के लोगों को नहीं होना चाहिए। प्राइवेट स्कूल्स हो तो हो जाते हैं, कॉलेजेस हो जाते हैं, खाली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात नहीं है। लेकिन हमें एक शिक्षाविद के रूप में, देखिए, एक चिकित्सक से, एक शिक्षक से समाज ज़्यादा अपेक्षा करता है, ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है। तो एक एजुकेटर के रूप में हमें गुणवत्ता को ही सर्वोपरि रखना चाहिए, संख्या बल को नियंत्रित करना चाहिए। जी। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, कहीं कोटा, सीकर, दिल्ली, जहाँ भी,
वो क्या ध्यान रखें? एक तो ये मानता हूँ कि अब जो फैलाव हो चुका है, इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है कि घर से बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं भेजना चाहिए। जी। जैसे मैं आपको 1-2 छोटे एग्ज़ाम्पल दूँ, 6-7 दिन पहले मेरे पास सीकर में अपना टेस्ट सीरीज़ सेंटर है। अलग-अलग शहरों में, भारत के 17 शहरों में सिंथेसिस ने डीएलपी सेंटर, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम और टेस्ट सीरीज़ सेंटर खोल रखे हैं। अच्छा। अपने 17 सेंटर हैं, पूरे इंडिया में, असम में भी है, हुँ। गुजरात में भी 2-3 जगह है। तो सीकर वाले सेंटर से मुझे फ़ोन आया, वहाँ के जो प्राइवेट स्कूल के संचालक हैं, उनको हमने सेंटर बना रखा है। तो उनका आया कि साहब एक सीकर का बच्चा है, वो बीकानेर आना चाह रहा है। मैंने मना कर दिया। क्यों आए? क्यों अपने वो सिलेक्शन को टफ बना रहा है? जब सीकर प्रॉपर का बच्चा है, तो वहाँ तो 10 अच्छे इंस्टीट्यूट है। एक जैन साहब है, कोई अपने प्राइवेट स्कूल के ओनर है वो भी, देवली कोटा से 65 किलोमीटर दूर है। हुँ। मैंने उन्हीं से पूछा तब मुझे पता चला। हुँ। उनका मेरे पास 2-3 सालों से मेरे संपर्क में है। उन्होंने कहा सर बिटिया ने दिया, फर्स्ट ड्रॉप दे दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, 3 साल से तैयारी कर रही है और दूसरी बार दिया और बड़ी फ्रस्ट्रेटेड हो रही है। मैं सिंथेसिस बीकानेर भेजना चाह रहा हूँ, आपसे मेरी 2-3 सालों से डिस्कशन हो रहा है। आफ्टर 10th वो मेरे से कोई परिचित है मेरे, तो क्या मैं बीकानेर भेज रहा हूँ। आप देवली से हो, कोटा कितना दूर है? 65 किलोमीटर। आप वहाँ भेजिए। कोटा में भी तो अच्छे इंस्टीट्यूट है, एक नहीं तो दूसरा देख लीजिए। आप 450 किलोमीटर दूर क्यों भेजोगे बच्चे को? मेरा ये मानना है कि अगर कोई बच्चा बीकानेर जिले का सीकर या कोटा जा रहा है तो गलत है। कोटा का बच्चा सीकर या बीकानेर आ रहा है तो गलत है। अगर आपके शहर में मध्यम श्रेणी, उच्च मध्यम श्रेणी के अच्छे इंस्टीट्यूट है, टीचर्स हैं, तो आप केवल देखिए सारा इंस्टीट्यूट में नहीं है सब कुछ। बच्चे के खुद के ऊपर भी इक्वली डिपेंड करता है, पेरेंट्स की केयर। ये जो 11th-12th के साथ के जो प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं, इसमें 3 लोग तैयारी करते हैं, बच्चा, टीचर और फैमिली। फैमिली का पूरा सपोर्ट चाहिए, फैमिली पूरा वॉच केयर करे, उसको मोटिवेट करे, उस पे स्ट्रेस नहीं, उस पे प्रेशर नहीं बनाए, उसको मोटिवेट करे। मोनोटोनस जॉब है जी। पढ़ाई, तो पढ़ाई के अंदर एक दर्शक मिल जाए, एक सुधी दर्शक मिल जाए ना, तो और पिता और माता अगर मम्मी-पापा बहुत अच्छे तरह से बच्चे को देख रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, पूरा। उसके साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आंसर की संडे को जो टेस्ट हो रहा है, सैटरडे को जो टेस्ट हो रहा है, उसको पेरेंट्स साथ में मिल बैठ के मिला रहे हैं। उससे जो बच्चे के आनंद में वृद्धि होती है, जो प्रतियोगी परीक्षा के प्रति जो उसके उत्साह में वृद्धि होती है, वो वहाँ पर हम उसको 400 किलोमीटर दूर 11th-12th का बच्चा 15, 16, 17 साल का प्रतियोगी परीक्षा के पूरे सागर में हमने उसको अकेला छोड़ दिया, केवल एक इसलिए कि इस इंस्टीट्यूट का परसेंटेज 5 है, इसका 7 है। अरे भाई जिसका 7 है 93 तो उसमें भी तो अनसक्सेसफुल हो रहे हैं। तो हम गारंटी है कि हम 7 में ही आएँगे। हम 93 में भी तो उसमें तो आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। जी। 7 से 93 में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो वो जो गार्जियन बहुत ही और बच्चे तो बच्चे हैं, वो साथियों को देख करके निर्णय ले रहे हैं। तो घर के पास अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेवे, अनावश्यक बहुत दूर नहीं भेजे, इंस्टीट्यूट अच्छा चयन करें, जो अनुभवी हो, जो बिल्कुल सिद्धहस्त हो, जो प्रूव किए कर चुका हो अपने आप को, क्योंकि ये समय बार-बार आएगा नहीं। और अगर बच्चा बाहर भेजना ही पड़ रहा है मजबूरी में, जैसा कि आपने क्वेश्चन किया जी। कि घर से बहुत दूर भेजना पड़ रहा है, तो मैं तो कोटा सीकर छोड़िए, मैं तो जो गंगानगर से बच्चे बीकानेर आ रहे हैं, जो नोखा से आ रहे हैं, तो मैं पेरेंट्स को कहता हूँ कि अगर संभव है, इफ पॉसिबल, तो वन ऑफ द पेरेंट, एक पिता-माता में से जो जा सकते हैं, अगर मम्मी वहाँ रह सकती है, तो वो तो साथ वो जाए। साथ जाए। हुँ। बहुत सारे गार्जियन बीकानेर जो रह रहे हैं, सिंथेसिस के आस-पास मकान लेके रह रहे हैं, पापा की पोस्टिंग नोखा है, तो बहुत ज़्यादा दूर इंस्टीट्यूट का चयन नहीं करें और बच्चे को पूरी अगर नहीं जा पा रहे हैं, तो बच्चे के हॉस्टल वार्डन, बच्चे के टीचर्स से लगातार संपर्क में रहे। अब इतनी भीड़ कर ली है कई संस्थानों ने तो कि वो गार्जियन को प्रॉपर टाइम ही नहीं दे पाते। गार्जियन को ही पता नहीं है कि वहाँ किससे कॉन्टैक्ट करें। हुँ। कॉन्टैक्ट करेंगे सही जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हॉस्टल वार्डन ऐसा होना चाहिए, हम लोग यहाँ पर ध्यान रखते हैं बीकानेर के अंदर कि 50 बच्चों से ज़्यादा बच्चों का हॉस्टल नहीं हो, मैक्सिमम। ज़्यादातर हॉस्टल एवरेज 30, 35, 40 के। हम हॉस्टल वार्डन की मीटिंग लेते हैं, उनको कहते हैं कि आप यहाँ के लोकल गार्जियन हो बच्चे के। आप सिर्फ खाली अपना ये मत सोचो कि अच्छा खाना दे दिया और कूलर लगा दिया और अच्छी सुविधा दे दी तो आपका काम पूरा हो गया, नहीं। वो 11th-12th का बच्चा है, वो 12th ड्रॉपर बच्चा है, तो आप उसको क्या करो, उसकी रैंक लिस्ट से उसके बच्चे से 1 टू 1 डिस्कस करो।
आप पूछो कि बेटा इंस्टीट्यूट में कोई दिक्कत है तो मैं सर के पास जा करके सर से डिस्कस करता हूँ। बिहेव एज हिज हर लोकल गार्जियन। केवल आप फूड सप्लायर नहीं बने, सुविधा सप्लायर नहीं बने। और हर साल हम व्हीकल फैसिलिटी वालों का लेते हैं कि बच्चा आधा घंटा आपकी व्हीकल में आ रहा है, जा रहा है, नोखा से व्हीकल आ रहा है, नापासर से आ रहा है, बच्चे की बातें सुन करके देखें कि बच्चे की मेंटल स्टेटस क्या है। कहीं वो बहुत ज़्यादा खराब स्टेटस में है या डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो तुरंत टीचर्स को बताएं। स्ट्रेस में तो नहीं जा रहा। स्ट्रेस में नहीं जा रहा, भटक तो नहीं रहा, क्योंकि ये उम्र भटकने की भी है। तो व्हीकल ऑपरेटर से लेकर हॉस्टल इंचार्ज से लेकर पेरेंट्स से आप लगातार, इंस्टीट्यूट को पेरेंट्स से लगातार कम्युनिकेट करते रहना चाहिए। हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि हम महीने में एक बार हर पेरेंट से 10 मिनट के लिए बात करें। अच्छा। हमारे पास 20 बैच है, 20 बैच के हमने 20 मेंटर्स बना रखे हैं। बैच मेंटर्स बोलते हैं हम लोग, जैसे क्लास टीचर होते हैं। तो वो 20 बैच मेंटर को अपने 100 बच्चों का ध्यान रखना है। उन 100 बच्चों के पेरेंट्स से उनको 100 बच्चों से पूरे साल भर कनेक्टेड रहना है। तो ये व्यवस्था देखिए इंसान के हाथ में है, आपकी सोच कहाँ तक आप केयर करना चाह रहे हैं अपने बच्चों की। तो बस यही क्वालिटी वर्क है। और या फिर ठीक है मैं कोर्स करवाऊँ, क्वांटिटी पर ध्यान दूँ, एडवर्टाइजमेंट करूँ खूब और जो है वो उस चीज़ पे ध्यान दूँ और 100-200 बच्चे मेरे अच्छे टॉप रैंकर आ गए, खाली उनको छापता रहूँ। हर विद्यार्थी आपके लिए मोती होना चाहिए, पर्ल होना चाहिए, चाहे वो 70 वाला है, चाहे वो 97 वाला है। अच्छा, मैंने मेरे बच्चे को कोटा भेज दिया। अब बताया कोटा में 3 तरह का चलता है, ABC। अब मेरे बच्चे का एडमिशन उन्होंने C वाले में कर लिया। मुझे कैसे पता चलेगा कि वो A ग्रेड की क्लास में पढ़ रहा है कि C ग्रेड की क्लास में पढ़ रहा है? नहीं, सबसे पहले तो पेरेंट्स को आज के समय में एक चीज़ क्लियर कर लेनी चाहिए इंस्टीट्यूट से कि सर आप जिस बैच में बच्चे को बिठाएंगे, नंबर 1 उसमें पर बैच कितने बच्चे? स्टूडेंट्स होंगे। पहला, अगर 120 से ज़्यादा बिठाए जा रहे हैं ड्रॉपर्स बैच में, मत एडमिशन करवाइए। अगर 80 से ऊपर बिठाए जा रहे हैं 11th-12th में, मत एडमिशन करवाइए। ठीक है, मैं मानता हूँ कि 80 भी ज़्यादा है, 100-120 भी ज़्यादा है, लेकिन चूंकि ये शिक्षा ऐसी हो गई है, इतनी महंगी हो गई है, टीचर्स जो अच्छे योग्य टीचर्स हैं वो इतनी पैकेजेस के कारण इतने, हम लोग को भी एज ए इंस्टीट्यूट भी हम देखते हैं कि उससे कम में बैठता नहीं है, फिर टीचर्स की क्वालिटी समझौता करना पड़ेगा। बट 80 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 120 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। दूसरा, उनसे आप ये बात करें कि साहब हम बच्चे की रेगुलर रिपोर्टिंग चाहेंगे, उसके आपके पास क्या व्यवस्था है? कोई व्यक्ति हो जिसको आप जो है वो हमें बता देवें, आपका कोई काउंसलर हो बैच वाइज जिनसे हम कांटेक्ट कर पाएँ। कोई ज़रूरी नहीं कि डायरेक्टर से कांटेक्ट हो, लेकिन कोई एक टीचर, कोई एक फैकल्टी मेंबर जो हमारे संपर्क में दीजिए आप, जिनसे हम बात करेंगे और बच्चे की सारी स्थिति, वस्तु स्थिति हम जान पाएँगे। अगर ये 2 काम से भी शुरुआत कर लें और तीसरा, हर गार्जियन ये सुनिश्चित कर ले कि 2 महीने में, चाहे बच्चा कहीं पढ़ रहा है, 2 महीने में एक बार इंस्टीट्यूट जाके उनके जो बैच मेंटर या टीचर हैं उनसे मिल करके बच्चे को साथ लेकर के। बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई है सर कि कई बार मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स बच्चे के साथ नहीं आ रहा, वो अलग से आ रहा है। वो बच्चे के सामने कुछ चीज़ें डिस्कस करना नहीं चाह रहा। ठीक है, कोई बातें हो सकती है, वो अलग से डिस्कस कर ले, बट बच्चे को साथ लेकर के और पूरे पॉजिटिव एनवायरनमेंट में, बच्चे पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षा उसका अधिकार है तैयारी करना और असफल होना भी उसका अधिकार है। ज़रूरी नहीं है 100 में से 5 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, भई आज 24 लाख बच्चों में से 24,000 जनरल कैटेगरी में 30,000 रैंक तक ही मिलेगी एमबीबीएस तो। जी। तो 100 में से 1 बच्चे को मिल रही है, तो 99 खराब थोड़ी ही है। वो 99 स्टूडेंट ऐसा थोड़ी कि बिल्कुल ही बेकार है, वो किसी काम के नहीं है। वो भी तो आगे जाकर के दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होंगे, आगे जाके जीवन में एक सफल इंसान बनेंगे, प्रोफेशनली सफल इंसान बनते हैं। मैंने आज तक नीट और जेईई में मैंने लगभग 26 सालों में तकरीबन 40,000 से ऊपर विद्यार्थी पढ़ाए हैं और मेरा एक भी विद्यार्थी आज जीवन में असफल नहीं है। चाहे वो गवर्नमेंट एमबीबीएस मिली नहीं मिली, आईआईटी मिली नहीं मिली, लेकिन वो जीवन में सफल हुआ क्योंकि उसने मेहनत करना सीखा, असफल होना सीखा और असफल होकर के फिर वापस लड़ना सीखा। तो पेरेंट्स को बच्चे के साथ जाना चाहिए। साथ जाना चाहिए या पूरी वॉच केयर करनी चाहिए। एक ऐसा
चाहे सिंथेसिस में ही आप एडमिशन करवा रहे हैं, आप वहाँ जाके पूछें कि हम किससे संपर्क रखेंगे, जिससे कि और 2 महीने में एक बार जाकर इंस्टीट्यूट विजिट करें बच्चे के साथ। तब जाकर के ही अपने को मतलब पता चल पाएगा कि बच्चा क्या हो रहा है कि 90% गार्जियन सिर्फ एडमिशन करवा के संतुष्ट हो रहा है। ये केवल एडमिशन करवाने से सिलेक्शन नहीं होगा। पूरा केयर करना पूरा पड़ेगा, केयर देखना करना, पड़ेगा। पूरा वॉच रखना पड़ेगा हुँ, और बिना किसी अनावश्यक दबाव के। पेरेंट्स के मतलब बहुत अच्छी बात आपने छेड़ी कि पेरेंट्स भी कई बार क्या करते हैं, पेरेंट्स ये कहते हैं कि तुम टॉप 10 में नहीं आ रहे हो, इट मीन्स तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। तो जब 1000 बच्चा टेस्ट दे रहा है तो टॉप 10 में तो 10 ही आएँगे। 1000 के 1000 तो 1000 आने कैसे आ ज़रा जाएँगे टॉप 10 में? हुँ, तो जो टॉप जो 990 है वो बेकार हैं। वो ऐसा थोड़ी कि मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो ये ब्लेम नहीं, भई आपको 1 साल में ही करना है। मैं कई बार पेरेंट्स से पूछता हूँ, मेरे पास कोई आते हैं, मैंने कहा आप क्या करते हैं? कि साहब मेरी शॉप है, बिज़नेस करता हूँ मैं। आपने जब शॉप स्टार्ट की थी, जो भी आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, आपका उद्देश्य क्या था कि आप कितने समय में सफल होकर के उस चीज़ के एक बहुत फ़ेमस और अच्छे कमाने वाले व्यक्ति बन जाओगे उस क्षेत्र के? 2 साल, 3 साल? हो सकता है आपको 6-7 साल लग गए हो। हो सकता है कि किसी ने आपको टोका नहीं, किसी ने आपको कहा नहीं कि 2 साल में नहीं हुए, तुम बेकार हो सकता है आप एक जगह सक्सेस नहीं हो, दुकान बंद करी और नई जगह दुकान खोली हो। वो भी किया हो। प्लस हुँ, एक चीज़ होगी आपने 10 आइटम रखे शुरू में, आपको पता नहीं थे कौन से रखने थे। फिर आपने सेगमेंट काफ़ी चेंज किया। हुँ, चेंज अनुभव करते-करते पता चला कि ये चीज़ें से सक्सेस मिलेगी। आपने इस बार-बार सीखा, तो वो सीखने की प्रक्रिया में है। वो 10 तरह के कॉम्पिटिशन दे रहा है, 11th-12th की साथ में तैयारी कर रहा है। वो हुँ। एक नहीं दूसरे कॉम्पिटिशन में सेलेक्ट हो जाएगा, दूसरे नहीं तीसरे में हो जाएगा, जीवन में सफल हो जाएगा। आप उसे लिबर्टी भी देवें, आप उसे वॉच भी करें, आप उसके साथ तैयारी करें, तभी जाकर के बन पाएगा। क्योंकि सिर्फ़ बच्चे पर ब्लेम कर देना, बच्चे को सुविधा दे देना और गार्जियन कहते हैं साहब हमारे तो ऐसा कुछ नहीं था। जब भी गार्जियन बच्चे के साथ बहुत कम समय बिताते हैं और जो बिताने पर भी क्या करते हैं कि 10-15 मिनट केवल मैं ज़्यादातर गार्जियंस का देखता हूँ, सब तो नहीं, 70-80% गार्जियन जो है कि साहब तुम्हें इतनी सुविधा मिल रही है, हमारे को तो इतनी मिली नहीं थी। अरे भाई हमारे पास तो कुछ था ही नहीं। बच्चे का इसमें क्या दोष है? बच्चे का इसमें कोई दोष नहीं है कि भई आपको सुविधा नहीं मिली तो बच्चा कहता है मैं क्या कर सकता हूँ पापा? आप अपने पापा से पूछो। मैं तो आपका बेटा हूँ, मैं तो हाँ, बेटा हूँ, मेरा क्या दोष? दूसरा चीज़ कि साहब तुम्हें जो है ना वो कितनी तकलीफ से हम पढ़ा रहे हैं। तो आप अपने बच्चे को ही पढ़ा रहे हो, पड़ोसी के बच्चे को तो पढ़ा नहीं रहे हो, कोई समाज सेवा तो कर नहीं रहे हो। हुँ, तो ये चीज़ तो अगर समझदार बच्चा है तो उसको पता ही है, उसको कहने की क्या ज़रूरत है? वो बच्चा खुद फ़ील कर रहा है कि पिताजी, माताजी, पापा-मम्मी मुझे कितनी तकलीफ से पढ़ा रहे हैं। तो ये बातें नहीं करें बच्चों के सामने। बच्चे को ये बताएँ कि बेटा प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए अपना 100% दो, पढ़ाई को एन्जॉय करो और अच्छे इंसान बनने का ध्यान रखो। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा करते भी हैं कि अगर तुम कॉम्पिटिशन में अनसक्सेसफुल हो जाओ, बट तुम लाइफ़ में अनसक्सेसफुल मत होना। तुम्हारी वजह से हमें प्राउड फ़ील हो और तुम अगर कुछ कर रहे हो पढ़ाई में तो अच्छा कुछ कर ही लोगे। तो एक क्वालिटी लाइफ़, क्वालिटी पीपल, ह्यूमन बनने के प्रति भी मोटिवेट करते रहना चाहिए, सिर्फ़ खाली प्रतियोगी परीक्षा में। वरना वो क्या करेगा कि प्रतियोगी परीक्षा में ये इनके इन प्रकार सफल होने के लिए कुछ न कुछ ऐसी हरकत कर बैठेगा, जो कि उसको नहीं करनी चाहिए। अच्छा पेरेंट्स को क्या ध्यान रखना चाहिए? बच्चे जब बाहर जाते हैं या बच्चों को तैयारी कराते हैं, ये तो आपने बड़ा सही तरीके से समझा दिया। अब बच्चा कैसे ध्यान रखे कि वो कौन-सा फॉर्म भरें, कैसे तैयारी करें, कैसे सक्सेस हों? क्योंकि एक सामान्य बच्चा उसको पता ही नहीं है। बायोलॉजी लेने का मतलब है डॉक्टर बनना है, मैथ्स लेने का मतलब है आईआईटी करनी है। इसके अलावा खूब सारे ऑप्शन हैं, बिल्कुल। जो सामान्य पेरेंट्स को नहीं पता और बच्चों को पता होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, इसमें एक तो प्रतियोगी परीक्षाओं में दबाव कम करने का एक बहुत अच्छा तरीका ये भी है कि आप बहुत सारे फॉर्म भरें। जैसे मैं बच्चों को कहता हूँ कि 11th-12th बायो पास बच्चा जितने फॉर्म भर सकता है। कई बार बच्चे कहते हैं सर मुझे तो नर्सिंग में जाना ही नहीं है, मैं नर्सिंग वाला फॉर्म क्यों भरूँ? जाना नहीं जाना हम बाद में तय कर लेंगे। परिस्थितियाँ मानव से क्या-क्या करवाती है पता नहीं, भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है। जी। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बच्चों को हम कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म इसलिए भरें कि आपके मेन एग्ज़ाम से पहले आप 4 बार एग्ज़ामिनेशन हॉल में जा कर के वहाँ की एक रिहर्सल भी हो गई आपकी। तो मेन एग्ज़ाम आते-आते आप एक हैबिचुअल हो चुके होंगे, तो इसलिए भी आपका एक प्रेशर कम होगा।
तो नंबर 1 ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरे, जाना नहीं जाना बाद में डिसाइड कर लेंगे, पहले सेलेक्ट तो हुए, सेलेक्ट होने के बाद डिसाइड कर लेंगे 5 एग्जाम में सेलेक्ट हुए किस में जाना चाहिए, टीचर्स आपको गाइड कर देंगे। दूसरा, बच्चे एक चीज़ और ध्यान करें कि ज़्यादातर बच्चा क्या करता है कि वही बात है कि हम कहीं खाना खाने बैठे, जैन थाली देखी वो भी मंगवा ली, अपनी गुजराती थाली देखी वो भी मंगवा ली, पंजाबी थाली भी मंगवा ली, पेट में जगह है ही नहीं। बच्चा क्या करता है, एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, दूसरे की टेस्ट सीरीज ले ली, तीसरे का स्टडी मटेरियल ले लिया, उसको लगता है जितने ज़्यादा लूँगा, चौथी है कोई रेफरेंस बुक खरीद ली। आप जिस संस्था को ज्वाइन करें, सिंथेसिस का स्टूडेंट है तो सिंथेसिस को, जिस इंस्टीट्यूट को आप ज्वाइन करें उस पर पूर्ण विश्वास करें, उसके स्टडी मटेरियल को, एनसीईआरटी को पूरे ढंग से पढ़ें। क्या होता है कि आपने 3 चीज़ें ले ली, तीनों को आपने अधूरा कर लिया। मान लीजिए एक चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें मैंने 100 में से 60 पन्ने पढ़ लिए मेरे इंस्टीट्यूट के, 40 पन्ने पढ़ लिए किसी दूसरे इंस्टीट्यूट के, नोट्स पढ़ लिए, तीनों ही मैंने पूरे नहीं किए। एनसीईआरटी भी मैंने 30% छोड़ दी, मेरा इंस्टीट्यूट का जो नोट्स है उसमें भी मैंने 40% लास्ट, और जनरली छूटेगा लास्ट वाला ही। स्टार्टिंग का मैंने 40% तो 3 जगह से कर लिया, पर लास्ट वाला कहीं से नहीं हुआ। और मेरा दुर्भाग्य ये है कि मान लीजिए वो जो लास्ट के 40% मैंने छोड़ा था, जिसकी उन्हें क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही नहीं की, 3-3 प्रैक्टिस के चक्कर में क्वेश्चन उसी में से एक आ गया। एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन आना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन, तो मेरी तो तैयारी बेकार चली गई। मैंने टाइम भी 3 गुना दिया, स्ट्रेस भी 3 गुना लिया, रिजल्ट मुझे मिला 0। तो सबसे पहला सभी बच्चे ये ध्यान रखें कि एक स्टडी मटेरियल को पूरा मिलाना है, 100%। कंप्लीटनेस का नाम है सक्सेस। पहला काम तो ये करें, चाहे वो किसी का पढ़े, किसी का, सब में वही है लगभग ऑलमोस्ट। सब एक दूसरे के कंपटीशन में, एक दूसरे के इंस्टीट्यूट्स के कंपेयर करते हुए बढ़िया से बढ़िया स्टडी मटेरियल बना रहे हैं। जो क्वेश्चन सिंथेसिस के स्टडी मटेरियल में 7 नंबर पे है, वही एलन के स्टडी मटेरियल में 9 नंबर पे हो सकता है। जी। मैं तो बड़ा स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति हूँ। लोग तो दूसरे इंस्टीट्यूट का नाम लेने से भी डरते हैं, लेकिन मैं इस मामले में अपने आप को शिक्षाविद की तरह प्रस्तुत करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। नॉट एज ए डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट, डायरेक्टर ऑफ एनी इंस्टीट्यूट, बट एज एन एजुकेटर। तो आप एक चीज़ को पूरा मिलाएं। अच्छा, वो चीज़ जो आपका स्टडी मटेरियल है वो आपकी क्लास में सॉल्व करवाया जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है, तो उसको आप पूरा मिलाएं। अच्छा, उसी को बार-बार रिवीजन भी उसी को ही करें। रिवीजन करें, बार-बार उसको करें। हाँ, एक बार पूरा मिला लिया, कुछ नया मिलाना चाहते हैं, लेकिन पहले चारों सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट का एक स्टडी मटेरियल तो पूरा मिलाएं। जी। आधा अधूरा मिलाने से काम नहीं चलेगा। दूसरा नंबर चीज़, अपने टीचर्स पे भरोसा करें। कोई भी छोटे-छोटे डाउट हो, अर्जुन बने, आप अपने बीच युद्ध में भी डाउट पूछ लें, और फॉलो करें कि अगर द्रोणाचार्य ने कह दिया है कि चिड़िया की आंख देखो, तो चिड़िया का धड़ भी नहीं दिखना चाहिए, आंख ही दिखनी चाहिए। आंख ही दिखनी चाहिए। ये 2 गुण अगर बच्चे अपना लें कि संदेह हम बीच युद्ध में भी पूछ लेंगे, और अगर सर ने कह दिया है कि ये करना है तो यही करना है। अगर आप अपने मेंटर की बात ही नहीं मान रहे हो, गुरु की बात ही को आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो, अगर आपके मन में कोई डाउट आ रहा है, संदेह आ रहा है कि ये ना करके ये भी कर लूँ क्या, तो आप बेधड़क जा करके अपने टीचर से पूछें, पूरी विनम्रता के साथ पूछें। हो सकता है कि कई बार वो आवेशित होकर के कह देवे कि क्या ऐसी, तो टीचर का गुस्सा तो आशीर्वाद की तरह होता है। अगर आपको वो एकेडमिकली गुस्सा कर रहे हैं आप पर, तो समझ लीजिए उस दिन तो आपको आशीर्वाद मिला है स्पेशल। अगर आप मेरे टीचर ने मुझे अगर पढ़ाई से संबंधित कोई बात पे डांट लगाई है कि भाई तेरे जैसे विद्यार्थी से, समझदार विद्यार्थी से ऐसी उम्मीद नहीं थी, तो थोड़ा और अच्छा कर सकता है, तो मुझे आशीर्वाद मिला है, वो मेरी डांट ली थोड़ी है मेरे लिए। अच्छा, इस दुनिया में एक बात और है, पेरेंट्स के अलावा कोई आदमी दूसरा भला चाहने वाला है तो वो टीचर ही होता है। इसके अलावा दूसरा कोई भला नहीं चाहता। 2 ही लोग हैं जो ये चाहेंगे कि आप उनसे भी आगे निकलो। जी। बाकी दुनिया ये चाहेगी कि हमारे बराबर भी ना आए, हमसे पीछा रहे। माता-पिता चाहेंगे कि बच्चा हमसे आगे निकले, गुरुजन चाहेंगे कि आप उनसे आगे निकलें। तो इसलिए इन दोनों लोगों की बातें तो माननी चाहिए, क्योंकि ये वास्तव में चाह रहे हैं कि आप उनसे आगे निकलें। आजकल ये देखा जाता है कि सुसाइड बहुत हो रहा है, खासकर उन बच्चों में जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं। इन सब के पीछे मेन वजह क्या है? क्या इंस्टीट्यूट है या फिर पेरेंट्स है? देखिए, इंस्टीट्यूट तो कोई नहीं चाहेगा कि उसका एक भी बच्चा सुसाइड करे, पेरेंट्स भी कोई नहीं चाहेगा,
कि बच्चा सुसाइड करे, कौन चाहेगा कि मेरा बच्चा जो इस तरह का काम करे, बच्चे भी नहीं चाहते। कहीं न कहीं व्यवस्था में कुछ ऐसी खामी आ गई है, जिस पर ध्यान दे कर के उसको दूर करना ज़रूरी है। देखिए जो सुसाइड केसेज़ आ रहे हैं, देखिए अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं न्यूज़पेपर्स के अंदर, 10th का रिज़ल्ट आते ही, 12th का रिज़ल्ट आते ही पूरे हिंदुस्तान में बहुत जगह सुसाइड होते हैं। कि साहब फला-फला बच्चे ने रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट आने के बाद में एक्सपेक्टेशन से ऊपर 90 चाह रहा था, 80 आ गए, कुछ ऐसा एक्टिविटी कर ली। बहुत दुखद है वो। नीट और जेईई के अंदर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में स्ट्रेस रहता है। इवन आईआईटी में जाने के बाद, एम्स में जाने के बाद बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। जबकि उनका तो सिलेक्शन हो गया और पूरे समाज में उनको वाहवाही मिली। तो केवल सिलेक्शन का प्रेशर तो नहीं है। तो एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर, इसके कई सारे कारण हम इस पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ, साइकियाट्रिस्ट के साथ मिल कर के हम लोग पिछले 7, 8, 10 सालों से इस पर काम कर रहे हैं। जी। और उससे हमें जो 3-4 चीज़ें निकल कर के आई है कि जो अभी जो वर्तमान में चल रहा है कि किसी पर्टिकुलर जगह पर बहुत ज़्यादा सुसाइड हो रहे हैं, किसी पर्टिकुलर जगह पर ही हो रहे हैं। ओवरऑल इतना रेशियो नहीं है। छोटे शहरों में कम है। छोटे शहरों में कम है, छोटी जहाँ स्ट्रेंथ कम है वहाँ कम है, ज़्यादा स्ट्रेंथ है वहाँ। उसमें एक बहुत बड़ा कारण निकल के आ रहा है नशा। वहाँ पर अच्छा। बहुत बड़ा कारण ये निकल कर के आ रहा है कि जो बच्चे जो हैं, चूँकि घर से बहुत दूर रहते हैं, थोड़े स्ट्रेस में रहते हैं, थोड़ा उम्र में बदलाव आ रहा है, हार्मोनल चेंजेज़ हो रहे हैं उस समय 16, 17, 18 साल की उम्र में। तो बच्चा जो है वो डिस्ट्रैक्ट होने के उसकी चांसेस ज़्यादा होते हैं इस एज में। जहाँ पर बच्चों की भीड़ बहुत ज़्यादा होने लग गई है, चाहे वो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के हों, चाहे वो इंस्टीट्यूट्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के हों, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि लोग पढ़ाई के नाम पर बच्चों को नशा करवा लेते हैं। तो नशा एक बहुत बड़ा कारण है। बेटा ये तुम सिगरेट पियो, तुम्हें रात भर नींद नहीं आएगी, टेस्ट की तैयारी बड़ी अच्छी होगी, एनर्जेटिक बने रहोगे। और फिर वो हैबिचुअल हो फिर वो जाता है। हैबिचुअल हो जाता है। अब ओह! नशा करने वाला व्यक्ति, आपने देखिएगा उसका इमोशनल कोशेंट ईक्यू बढ़ जाएगा। वो छोटी-सी खुशी में खुश ज़्यादा होगा, छोटे से दुःख से दुखी ज़्यादा होगा, क्योंकि उसका ईक्यू बढ़ गया। न्यूरल सिस्टम पे नशे ने असर डाला, उसकी तंत्रिका तंत्र पर असर हुआ, उसके ब्रेन पर असर हुआ और वो अति संवेदनशील हो गया। उसको छोटी से छोटी बात भी बहुत गहरा आघात करती है। तो नशा एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसके अंदर, जिस पे वर्क करना पड़ेगा। और अभी वर्तमान में पुलिस इस पर, स्पेशली बीकानेर की पुलिस तो काफ़ी अच्छा वर्क करने की कोशिश कर रही है, वर्क कर रही है। तो पुलिस और प्रशासन को इस चीज़ पर रोक लगानी पड़ेगी। इंस्टीट्यूट्स और हॉस्टल्स को ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या होता है कि इस उम्र के अंदर बच्चे को अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन और रिलेशंस बनाने का एक ट्रेंड इस उम्र में ज़्यादा होता है, 15 से 18-20 साल तक। 20 साल के बाद बच्चा समझ पकड़ लेता है। तो इसके अंदर इन रिलेशनशिप को लेकर के भी काफ़ी कुछ देखने में आया है कि सम परसेंटेज ऑफ, वो क्या होता है कि एक तरफ वो जीवन के संघर्ष को बहुत भावुकता के साथ देख रहा है, दूसरा वो रिलेशन के अंदर थोड़ा-सा कहीं उसको सेटबैक लगा। तीसरा जो कारण नज़र आ रहा है वो आ रहा है पेरेंट्स, कई बार उसको, वही जो मैंने आपको बताया कि पेरेंट्स तो सोचते हैं मैं थोड़ा प्रेशर क्रिएट करूँगा तो ये अच्छा पढ़ेगा। लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा, बच्चों की दुनिया कई बार बहुत अलग-सी बन जाती है। बच्चा देख रहा है हॉलीवुड की सीरीज़, वेब सीरीज़, जहाँ पर भावुकता का, इस उम्र के अंदर जो सीरीज़ उनके लिए बनाई जाती है उसमें भावुकता का स्तर भी ज़्यादा है। तो वो क्या होता है कि उन बच्चे पेरेंट्स की बातों को बहुत अदरवाइज़ ले रहे हैं। पेरेंट्स सोचते हैं कि हम, क्योंकि पेरेंट्स तो अब उस एज में हैं, छोटी-छोटी बातों का बहुत ज़्यादा, उन पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता। लेकिन बच्चा वो बहुत सेंटिमेंटल स्टेट में है। तो बच्चा क्या कर रहा है कि उन चीज़ों को, बच्चा थोड़े से प्रेशर को नेगेटिव ले रहा है कि पापा मैं आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाया। बहुत सारे सुसाइड नोट्स में ऐसा मिला है, मम्मी मुझे माफ़ करना। तो पेरेंट्स खुल के बात करें बच्चों से और पेरेंट्स कोई अनावश्यक प्रेशर नहीं दबाए। इंस्टीट्यूट क्या कर सकते हैं? इंस्टीट्यूट्स बैच मेंटर्स, टीचर्स, काउंसलर्स बना करके बच्चों की मेंटल हेल्थ पर नज़र रखें। और कोई बच्चा, 100 में से 5 बच्चा अगर अलग बिहेव करता नज़र आ रहा है, गुमसुम दिख रहा है, हम लोग ये कर रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट्स के अंदर, उस बच्चे पर स्पेशली ध्यान रखें। उससे बुला के थोड़ी बातचीत कर लें, हुँ। उसके बुला के थोड़ा पुचकार लेवे। रोज़ के मैं आपको बताऊँ, हमारे पास 2000 बच्चे हैं। 2000 में से जेठमल सर, श्वेत सर और मैं, हम तीनों डायरेक्टर्स रोज़ाना 30 से 40 बच्चों से मिलते हैं।
मैं 10-10 मिनट 10 बच्चों को देता हूँ और आपको बच्चों को इतना ही कहना है कि बेटा कोई प्रॉब्लम, कोई तरह की दिक्कत लग रही है। अब 95% वाला बच्चा है और अचानक से उसके टेस्ट सीरीज में नंबर बन रहे हैं 50-60% ही, तो आप थोड़ा-सा बुला के उसको पूछ लीजिए, भाई क्या बात हो कोई गई? प्रॉब्लम है, कोई चीज़ दिक्कत है, कोई हेल्प की ज़रूरत है, वो बच्चा आपको बताएगा और आप उससे डिस्कशन करते रहिए, वो आप चीजें उसके सॉल्व हो जाती सॉल्व हो हैं। जाती है। तो आप कम्युनिकेट कीजिए, पेरेंट्स कम्युनिकेट करें, टीचर्स कम्युनिकेट करें, तो कोई इस तरह की प्रॉब्लम आती नहीं है। बच्चे बड़े आराम से, उनको बता दिया जाता है कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर और अच्छी तरह ट्राई करेंगे, इस साल तुम अपना एफर्ट दो। जब वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है या कोई दूसरी चीज़ों में वो उलझा हुआ है, परिवार की कोई समस्या है, उसको लेके वो परेशान है, तो पिताजी से बात कर लें। मुझे लगभग, मैं आपको बताऊँ कि एक बच्चा जो अभी सेलेक्ट हुआ है, पेरेंट्स कई बार इतने भावुक होते हैं। एक बहुत अच्छे एजुकेशन डिपार्टमेंट के व्यक्ति जो एक स्कूल के प्रिंसिपल थे, उनकी बच्ची हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुई और वो पिता इतने भावुक, वो बात करते-करते उनकी आवाज़ कंपकंपाने लगती थी। उनको लगता था कि अगर मेरी बच्ची का सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरी बड़ी बेइज़्ज़ती हो जाएगी, मेरी सोसाइटी के अंदर। तो उन ब गार्जियंस को भी करना पड़ता है कि भई ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मतलब प्रतियोगी परीक्षा में असफलता का मतलब जीवन में असफलता नहीं है। कोई इसको, ये तो एक प्रतियोगी परीक्षा है, तो गार्जियंस को, और वो कब होगा, ये सब चीज़ें पता कब चलेगी, जब हम बातें करेंगे, जब हम कम्युनिकेट करेंगे। तो मैं मेरे स्टूडेंट से कम्युनिकेट करते हैं हम लोग, 40-45 टीचर हैं, 2000 बच्चे हैं, मुश्किल से एक-एक टीचर के हिस्से 50-50 बच्चे आएँगे। तो 50-50 बच्चों का हम मेंटल केयर का हम कर सकते हैं। तो हम बैच वाइज़ डिवाइड कर देते हैं। बड़ा बैच है 120 का, तो 60-60 बाँट लेते हैं कि रोल नंबर 1 से 60 तक आप ध्यान रखोगे, 61 से 120 तक मैं ध्यान रखूँगा। उन बच्चों से कि साहब आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको इन सर से मिलना है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी सब्जेक्ट की प्रॉब्लम है, कोई तरह की सेल्फ स्टडी का फ्लो नहीं बन रहा। आप मेहनत करना चाह रहे हो लेकिन मेहनत कर नहीं पा रहे हो। आप पढ़ना चाह रहे हो, चिंतन बहुत करते हो लेकिन पढ़ाई नहीं होती। एक अनुभवी टीचर को तो पता ही है इस उम्र के अंदर क्या-क्या समस्याएँ आती है। तो वो कम्युनिकेट करे, टीचर समय निकाले, पेरेंट्स समय निकाले, बच्चे से बातचीत करते रहे, ज़रूरत पड़े तो बच्चे के अभिभावक से बातचीत करें। और यही बात हॉस्टल वार्डन ध्यान रखे। तो ऐसा कोई भी केस संभव ही नहीं है कि एक भी, आज तक एक भी केस हमारे पास तो नहीं आया, इतने साल हो गए, 2006 से सिंथेसिस चल रहा है। अच्छा, एक सिंगल केस नहीं सिंगल है केस भी नहीं आया कभी। क्या बात है! ये तो बड़ा अचीवमेंट है। बिल्कुल, और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ कोई सिंगल केस भी नहीं आया, हुँ, जहाँ पर स्ट्रेंथ नॉर्मल है। बस बात वही है, आप अपनी स्ट्रेंथ के रेशियो में अपने टीचर्स, मेंटर्स, स्टाफ को प्रोपोर्शनेट रूप से बढ़ाते रहिए। आप बच्चे को पूरी केयर दीजिए। आप अंधी कॉमर्शियल, इसलिए हम लोगों ने इस साल से, आपने देखा होगा कि एक टैगलाइन दी है कि सिंथेसिस जो है वो एक छद्म कॉमर्शियल युद्ध से दूर, नीट और जेईई को समर्पित एक गुरुकुल। क्या बात है! शानदार टैगलाइन है। भई स्यूडो वार है हुँ, और आप क्या ही कर लोगे आप, मतलब आपने मान लीजिए 200 बच्चे पढ़ा दिए और प्रॉपर नहीं पढ़ा पाए और आपने 100 ही पढ़ाए, 50 ही पढ़ाए लेकिन बहुत ढंग से पढ़ाए, तो आत्मिक संतुष्टि तो उसमें ज़्यादा है। तो मनोज सर आपने जितनी भी जानकारी हमारे साथ साझा की है, पेरेंट्स को बहुत फ़ायदा होने वाला है। उन बच्चों को भी फ़ायदा होने वाला है जो कन्फ्यूज़ रहते थे कि मुझे क्या करना चाहिए, कौन-सा कॉम्पिटिशन दूँ, कौन-सा फ़ॉर्म भरूँ। आप हमारे यहाँ पधारे, इस प्लेटफ़ॉर्म पे आपने हमें समय दिया, आपका बहुत-बहुत आभार।